सभी को नमस्कार। साइंस टेक जो बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है, सेक्शन जो तीसरा होता है, उसमें अभी 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो आज से साइंस टेक शुरू कर रहा हूँ और साइंस टेक का जो सबसे पहला टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी, और यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी लगातार पूछ रहा है। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से मैं बता देता हूँ। फिर आपको जो भी हिंदी एंड इंग्लिश में पीडीएफ दिया जाएगा, एक बार आप उसको रीड कर लेंगे। फिर इस टॉपिक से लगभग 8 शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी 4 या 5 लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। इसी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, इसमें यह है कि करंट के चीज़ें जो भी अगर इसरो कुछ नया करती है वो आपको उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। आप अपने लेवल पे जोड़ लेंगे, या इसरो कोई कोई अगर मिशन स्टार्ट करती है, जैसे गगनयान हो या कोई भी और जो भी करंट का चीज़ें आएगा इसरो से रिलेटेड, आप इसमें सिर्फ ऐड कर लीजिएगा। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंस टॉपिक जब भी पढ़े, मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूँ, एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा इस टॉपिक पे, तो क्वेश्चन एक पूछा था बहुत साल पहले, कुछ साल पहले पूछा है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी, जो अंतरिक्ष विज्ञान है, इसका एक समान व्यक्ति के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, क्या एप्लीकेशन है। मतलब कि स्पेस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पूछ रहा है, वो भी रियल एग्जाम्पल के साथ आपको दिखना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन और पूछा था कि स्पेस का जो अनुसंधान इसरो जो कर रही है, जब से इसरो बनी है 1969 के बाद से लेके अभी तक, इसरो का क्या क्या काम किए उसका एक दीजिए विवरण। और ख़ास करके पिछले 60-70 वर्ष में इसरो जो भी काम की है उसका क्या एप्लीकेशन किया, उसका प्रयोग किया। तो मेनली साइंस टेक में क्वेश्चन एप्लीकेशन पे ही होता है। जैसे कि बाढ़ या सूखा है, बाढ़ या सूखा में पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है, या एग्रीकल्चर में साइंस एंड टेक का क्या यूज हो सकता है। एप्लीकेशन एरिया पे अधिक फोकस अगर करेंगे ना, तो आपका इजीली क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। जैसे कि मेक इन इंडिया है, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल करने में, सफल बनाने में साइंस टेक कितना रोल प्ले कर सकता है। या भारत या बिहार के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो कि जनसंख्या लाभांश है, उसको बेहतर यूज के लिए साइंस टेक का क्या यूज हो सकता है, ठीक ना। या एयर पोल्यूशन है, तो एप्लीकेशन एरिया पे फोकस ज़्यादा हम लोग को करना है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। फिर एक बार अलग से क्वेश्चन पूछा था, इसरो का क्या अचीवमेंट है, क्या उपलब्धियां हैं। जब भी कभी अचीवमेंट या उपलब्धियां पूछेगा, उसका कैसे आंसर लिखना है जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सके, वो भी मैं आगे बताऊंगा। और एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि शायद 63rd बीपीएससी में पूछा है कि अपकमिंग आने वाले समय में इसरो का क्या मिशन है, कौन सा भविष्य का प्लान है, वो भी एक क्वेश्चन पूछा था 12 में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन शायद 66 या 65 में ऐसा कुछ पूछा है कि अदर प्लानेट पे जो भी अनुसंधान रिसर्च हो रहा है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और पूरे वर्ल्ड को लेकर ही पूछा था, और इंडिया का क्या इसमें कर रही है इसरो, उससे जोड़ के पूछा है। एक और क्वेश्चन पूछा था, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, दूर संवेदी उपग्रह से आप क्या समझते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसी तरह का क्वेश्चन बीपीएससी अभी तक पूछा है। अब आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, तो इसमें आप सिंपल ये बताएंगे कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये ब्रांच है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या साइंस टेक का एक ब्रांच है। इस ब्रांच में, इस स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग किसी सेटेलाइट, किसी उपग्रह या सेटेलाइट को जिससे हम यहाँ से छोड़ते हैं, या जिससे हम उसको लॉन्च करते हैं, उसका यान, मतलब कि लॉन्चर का, और रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का इसमें हम मेनली स्टडी करते हैं। और रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, जैसे इसरो अभी देखिए गगनयान है या चंद्रयान है, ये सब जो उपग्रह छोड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो ब्रांच ऑफ ये साइंस टेक है, जिसमें मेनली किसी भी सेटेलाइट का निर्माण कैसे बिल्ड होता है, जो भी लॉन्चर है वो कैसे बनता है, जो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट कैसे बनता है, इसको कैसे हम यहाँ से छोड़ते हैं, इन्हीं सब चीज़ों का स्टडी इस ब्रांच में किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो आपका
स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसका आम जो जनजीवन पे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इसके प्रयोग से इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन ने मानव जीवन को काफ़ी आसान बना दिया है। इस तरह का एक आप इंट्रोडक्शन तैयार कर लें। और इंडिया में जैसे कि अमेरिका में नासा है और अदर कंट्री में अलग अलग स्पेस एजेंसी होती है, तो हमारे देश में इसरो है। हमारे देश में कौन सी, इसरो जो है संगठन है, वो 1969 में बनी है और तब से लेके आज तक स्पेस के लिए यही संगठन काम कर। हाँ, अभी 2-3 साल पहले स्पेस के सेक्टर में प्राइवेट कंपनी को भी इन्वॉल्व हमारे भारत सरकार ने की है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन मेनली जो मेन लीड रोल किसका है हमारे देश में स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, उसका नाम है इसरो, ठीक ना। तो जब से इसरो बनी है तब से देखिए इसरो का जो मेन कार्यक्रम या जिसको मिशन हम बोल सकते हैं, उसका प्रोग्राम क्या है इसरो का। तो अगर क्वेश्चन इसी में अगर पूछ देगा इसरो का क्या अचीवमेंट या क्या उपलब्धियां, तो उपलब्धियों को आप ये 3-4 डायमेंशन में अगर बांट के लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। जैसे कि अगर देखिए इसरो का जो कार्यक्रम है, इसके बनने के बाद ही सबसे पहले इसरो ने कुछ सैटेलाइट निर्माण किया है, सैटेलाइट बिल्ड किया है। उसमें भी इसरो 2 तरह का उपग्रह बनाया है। एक तो रिमोट फेंसिंग या इसको दूर संवेदी उपग्रह बोलते हैं। इसका मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच किए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने। जैसे एग्जाम्पल, अगर अर्थ के नीचे, ज़मीन के नीचे अगर मान लीजिए कहीं अगर कोई रिसोर्स है, तो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट बिना उसको टच किए ये बता देती है कि हाँ ज़मीन के नीचे ये रिसोर्स हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट, ठीक। दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट उपग्रह, मतलब इसको बोलते हैं संचार उपग्रह। इसरो ने जैसे दूरदर्शन है या एफएम है या इंटरनेट को बेहतर ढंग से चलने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो ने छोड़ी है। तो 2 तरह का सैटेलाइट पे इसरो ने फोकस किया है, रिमोट सेंसिंग पे और कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसरो का जो एक जो उसके जो अचीवमेंट का एक बड़ा पार्ट है लॉन्च व्हीकल, जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेपण यान। जैसे कि हम मान लीजिए हमको अगर दिल्ली से पटना आना है, तो बाय ट्रेन अगर हम आते हैं तो ट्रेन में बैठ के हम आएंगे ना, उसी तरह अगर किसी सेटेलाइट को किसी अगर ऑर्बिट में हमको भेजना होता है, किसी ऑर्बिट में अगर हमको भेजना होता है, तो उस सेटेलाइट को हम किसी यान या लॉन्चर में करके उसको यहाँ से छोड़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान। तो इसरो 1983 के बाद जो है ना, खुद का अपना लॉन्च व्हीकल होना चाहिए, लॉन्चर होना चाहिए। इस पर भी बहुत बड़ा काम है और इसरो का खास करके PSLV और GSLV जो लॉन्च व्हीकल है, ये काफ़ी जो है इसके जो है अभी तक इसरो का जो भी विकास हुआ उसमें इन दोनों यान का बड़ा भूमिका है, वो भी हम आगे बताएंगे। और इसरो का उपलब्धि आप या जो इसका जो प्रोग्राम एक अनुसंधान बेस्ड भी, रिसर्च बेस्ड है। जैसे कि चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 हमने छोड़ा लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, चंद्रयान 3 हमने छोड़ा, फिर अभी गगनयान की ओर हम लोग बढ़ रहे थे। ये सब क्या, ये सब रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है। चाहे मंगलयान है, हम मंगलयान पे जाके वहाँ जो चीज़ें हैं उसके बाद हम पता लगाते हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं मेरी एक उपलब्धि है। इसके बाद अगर देखिएगा मेनली इसरो का जो भी काम है वो हमारे देश के आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए है। हमारे देश का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसरो का एक बड़ा भूमिका है। तो जब भी कभी अगर ये पूछेगा इसरो के कार्यक्रम का विवरण दीजिए या एक्सप्लेन कीजिए उनके सारे कार्यक्रम का, या इसरो के अचीवमेंट को आप किस रूप में देखते हैं, तो मेरे ख्याल से जब भी आप आंसर लिखेंगे तो ये एक सैटेलाइट को लेके लिखिएगा, 2 तरह सैटेलाइट के बारे में बताइएगा, फिर यान के बारे में बताना है आपको, फिर उसके रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में बताना है और उसके इस काम से क्या इम्पैक्ट पड़ा है पॉजिटिव हमारे देश के लोगों पर, वो दिखाए तो आपका अचीवमेंट बेहतर हो पाएगा। देखिए मेनली जो ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के का जो है ना, ये नहीं कि मैं उसमें आपको मास्टर करवा रहा हूँ, नहीं, बस मेंस में जो क्वेश्चन पूछता है BPSC वो आप सही ढंग से लिख पाए, मेरा बस यही मकसद। बाकी इसमें तो मास्टरी आपको करना तो है नहीं, एक बेसिक जनरल स्टडीज मतलब एक बेसिक जानकारी, मतलब मेनली उसका एप्लीकेशन क्या है उस टेक्नोलॉजी का, ये आपको जानना है, ठीक है। मैं उसी पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो समझ गए कितने तरह के एंगल में, कितने तरह के डायमेंशन में आंसर को लिखना जब ये क्वेश्चन पूछ दे। अभी मैं देखता हूँ कुछ कॉपी जब मैं चेक करता हूँ तो उसमें कुछ ही डायमेंशन आप लोग लिखते हैं,
नहीं, जब तक आप पूरे डायमेंशन नहीं लिखेंगे, चाहे वो जीएस का पार्ट हो जाए, निबंध का पार्ट हो, तो आपको मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। जब मैं कभी ऐसे चेक करता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप उसको कई अलग अलग डायमेंशन में बांट के लिखे, नहीं 2 डायमेंशन लिखेंगे, 3-4 पेज में ऐसे ख़त्म कर देंगे और वहाँ पे अधिक मार्क्स का डिमांड करेंगे। नहीं, आप हर एक चीज़ को अच्छे से लिखिए, सोचिए, थिंक कीजिए, तब जाके आप इसको लिखिए। तो ये हो गया। अब आगे थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं बढ़ाता हूँ। तो इसमें आपका सबसे पहले देखिए, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो संचार उपग्रह में इसरो ने क्या किया, 1982 में इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसको इनसेट हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनसेट शुरू किया। इसको शॉर्ट में इनसेट, यूपीएससी क्वेश्चन इनसेट से पहले पूछता था, तो अब तो हालांकि नहीं पूछता, मैंने इसका एप्लीकेशन ही पूछता है। तो आप सिंपल ये ध्यान रखिए, देखिए इनसेट जो है ना, ये कई जनरेशन में चला, कई पीढ़ी में चला। 1982 में शुरू हुआ ये सिस्टम, ये प्रणाली, जिसका मेनली उद्देश्य ये था कि जो घरेलू जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, रेडियो है, टेलीविज़न है, वो सही ढंग से चल सके। खास करके जो DD1 का जो उस समय जो कॉन्सेप्ट था वो सही ढंग से चल सके, आकाशवाणी का प्रसारण सही ढंग से हो सके। क्योंकि इस समय हमारा देश जो है ना, साइंस टेक को लेकर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो किया नहीं था, हम लोग स्टार्टिंग फेज में थे। तो कम्युनिकेशन सिस्टम देश में बेहतर ढंग से बहाल हो पाए, हम किसी विदेशी देशों पर निर्भर ना रहे, इसलिए हमने इस तरह की चीज़ों को क्या किया था, शुरू किया था। इसके तहत, इस सिस्टम के तहत कई तरह के सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया, जिसमें कि इनसेट 1 था पहले, फर्स्ट टाइम में। ये लगभग 8 साल तक इनसेट 1 के तहत कई तरह के इनसेट 1A, इनसेट 1B, C, D, इसके तहत जो है ना इसरो ने अपना सैटेलाइट छोड़ा था। फिर इनसेट 2 आया, लगभग ये 1990 से लेके 2000 के बीच में। इसमें 2 जनरेशन, इनसेट 2A, इनसेट 2B, इनसेट 2C टाइप के जो है ना सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। फिर लगभग आपका 2000 के आसपास जो है इनसेट 3 को भी लाया गया, मतलब जनरेशन चेंज किया गया। और अभी लेटेस्ट में जो है 2005 के बाद इनसेट 4 लाया गया, और इसी को हम लोग जीसेट भी नाम देते हैं। आप सुने होंगे जीसेट, जीसेट 8 या जीसेट 17, 19 जो सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है, वो इसी सब का क्या है, लेटेस्ट हिस्सा है। जीसेट इसको कर दिया गया, इनसेट को भी क्या कह दिया गया है, जीसेट। तो ये आपका जो इनसेट जो है ना, संचार उपग्रह एक प्रणाली था जो कि अभी भी काम कर रहा है। और देश में जो भी या दूरदर्शन है या टीवी है या इंटरनेट की सुविधाएं आपको मिलती है, जो कम्युनिकेशन मिलती है, वो सब इसी का मतलब कि इसी एप्लीकेशन के जरिए आपका मिल रहा है। अब मेनली क्वेश्चन अगर ये पूछ देगा कि इसका जो इनसेट जो सिस्टम प्रणाली है, जीसेट प्रणाली है, इसका मेनली एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज है, या आम नागरिकों को ये कैसे प्रभावित कर रहा है, तो आप सिंपल इसमें देखिए एप्लीकेशन में कई चीज़ें लिखिए। जैसे पहला आप दिखाइए कि टीवी के प्रसारण में, ठीक ना, एफएम सेवा के लिए, एजुकेशन, आज तक देखिए ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है, वो कहीं ना कहीं इसरो के सैटेलाइट कर रही है। टेली जो हेल्थ का जो घर बैठे आप इलाज या डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, वो भी इसी के जरिए संभव हो पाया। जो भी मौसम की जानकारी इसरो जो 2 दिन पहले हमको देती है, वो सब इसी पार्ट का हिस्सा है। साइक्लोन अगर आने वाला 4 दिन पहले इसरो सतर्क हमको कर देती है। ये सब कैसे संभव, क्योंकि इसरो के अलग अलग ऑर्बिट में इस तरह के सैटेलाइट अभी फंक्शन में है। तो ये आप इसका एप्लीकेशन दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो अगला जो है उसको IRS, मतलब कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है, इसी को बोलते हैं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली, ठीक ना। तो देखिए रिमोट फेंसिंग का जो सिंपल सा मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसको बिना टच किए, फिजिकली टच हुए बिना उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना। जैसे ज़मीन के नीचे कोई प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स है, तो इसमें मेनली जो ये जो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है, ये वेव या तरंग के माध्यम से काम करती है। वेव हम भेजते हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर सारी जानकारी हमको दे देती है। आपने कुछ सैटेलाइट का नाम सुना होगा, जैसे कि एक है रिसोर्स सेट 1-2 सीरीज में छोड़ा गया था, ठीक ना। फिर एक ओशन सेट भी इसरो ने छोड़ा था। ये सब कहीं ना कहीं आपका रिमोट फेंसिंग सैटेलाइट का ही हिस्सा था। अगर इस यूपीएससी इसका पूछा है
क्या इसका यूज है, क्या इसका एप्लीकेशन है। जब भी कभी इसका एप्लीकेशन आपको पूछेगा, आप इसको कई अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके लिख लीजिएगा उपयोगी एप्लीकेशन, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कितना क्रॉप प्रोटेक्शन इस बार प्रोटेक्शन होने वाला है। अगर आप गेहूँ मक्का कुछ भी लगाए हैं तो ये रिमोट फेंसिंग सेटेलाइट जो है ना, वेव के जरिए बता देगा मोटा मोटी कितना प्रोडक्शन होने वाला है। अगर कोई कीट लग गया है फसल में, वो भी बता देगा। बाढ़ सूखा के बारे में भी आपको पता कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं आप सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, ये भी पता कर देगा। तो काफ़ी अच्छा इसका एप्लीकेशन है। अगर कोई बायोटिक रिसोर्स है अगर ज़मीन के नीचे या पर्यावरण में अगर किसी तरह का कोई प्रदूषण, तो वो भी आपको इसमें पता ये कर देता है, ठीक ना। उसके बाद जो भी मिनरल्स है, खनिज संसाधन का पता लगाना, चाहे वो कोल हो जाए, तेल हो जाए, कुछ भी अगर जहाँ अर्थ में है तो वो आपको इजली यहाँ से पता चल जाता है। महासागर में जो भी अगर कभी कोई तूफान आ जाए, साइक्लोन आ जाए, या ओशियन के अंदर अगर मान लीजिए कुछ रिसोर्स है, ये भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। फिर नगर जो विकास अगर आपको करना है, ठीक ना, अगर सिटी को डेवलपमेंट करना है, फिर अगर मान लीजिए कहीं कचरा रखा हुआ है, तो ये सेटेलाइट आपको इजीली पता कर देगा कि हाँ यहाँ पे सेटेलाइट फॉर ये यहाँ पे कचरा है, जाकर वहाँ उठा लीजिए, ठीक ना। वाटर रिसोर्स अगर कहीं ज़्यादा है कहीं कम है तो वो भी आपको पता ये कर देगा। खास करके क्लाइमेट चेंज के में भी इसका एक बेहतर एप्लीकेशन है। और ख़ास करके जो डिजास्टर मैनेजमेंट, जब आपदा जब आ जाती है, उसका प्रबंधन में भी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का एक बेहतर यूज है। तो ये आपका दो चीज़ हो गया। अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट में बताया था आपका, लॉन्च व्हीकल, यान, प्रक्षेपण यान। तो इसरो स्टार्टिंग में आपको पता है कि 1975 में जो आर्यभट्ट जो हमने छोड़ा, वो किसी दूसरे देश का हेल्प लेके, तो लगभग हमने 7-8 साल तक जो भी सेटेलाइट छोड़ा तो वो किसी दूसरे के लॉन्च व्हीकल से हम लोग छोड़ते थे, ठीक ना। लेकिन बाद में लगा आखिर हम कब तक दूसरे पे डिपेंड रहते, इसलिए खुद का अपना स्वदेशी निर्माण किया हमने व्हीकल का, लॉन्चर का। तो स्टार्टिंग में जो है, जो सबसे पहला जो आपका लॉन्चर था, उसमें आपका नाम है SLV। क्या नाम है? SLV। ये इनिशियल फेज में सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए कि क्या हम सफल इसमें हो सकते हैं या नहीं, उसके लिए 1980 में इसको लॉन्च, मतलब इसको टेस्टिंग किया गया था। फिर इसमें आगे एक फिर आया ASLV। ए का मतलब ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल किया गया हमने, ठीक ना। तो इसमें इसका मेनली जो यूज हमने, देखिए ये जो SLV था, इसमें हल्के सेटेलाइट को छोड़ने का हमने कोशिश किया था। इसमें थोड़ा सा और वजन, जैसे मान लीजिए इसमें अगर हमने 500 केजी वाला छोड़ा तो इसमें मान लीजिए 800 केजी का था, थोड़ा सा वेट के अकॉर्डिंग, ठीक ना, या और ऑर्बिट के अकॉर्डिंग भी ये वेरिएशन को हमने क्या किया, चेंज किया। मेनली आपको ये जानना है PSLV, क्या जानना है? PSLV, इसको हिंदी में इसका नाम है ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन या प्रक्षेपण यान, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये जो 1993 में इस लॉन्चर को जो है ना डेवलप किया गया, बनाया गया। देखिए जो भी लॉन्चर या जो यान होता है, उसमें ना कुछ फ्यूल या ईंधन लगता है, तभी तो वो ऊपर की ओर मूव कर पाएगा, ठीक ना। तो इसमें जो PSLV आपका जो ये यान है, इसमें ना आपका 4 स्टेप है, इस तरह का ऐसा इंजन बना हुआ है फ्यूल के लिए। तो यहाँ देखिए आप, हमें लिखा हो SLSL, मतलब ये क्या है, ये सॉलिड यहाँ फ्यूल लगता है इस वाले स्टेज में, फिर इसमें लिक्विड डाला जाता है, फिर इसमें सॉलिड फ्यूल, फिर इसमें लिक्विड फ्यूल। तो ये 4 इसमें जो यान है, इसमें जो फ्यूल जो है ना 4 स्टेप में डाला जाता है। और ज्यों-ज्यों ये ऊपर बढ़ता है, पहले ये जलेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तब जाके जहाँ उसको टारगेट में दिया गया है, तब वहाँ पे उस सेटेलाइट को क्या करती है, पहुँचाती है। इस यान के जरिए मोटा मोटी समझ 1750 केजी के आसपास वाले सेटेलाइट को, और 600 किलोमीटर दूर जो ऊपर इसके जरिए हमने सेटेलाइट को क्या किया है, छोड़ा है। तो ये आप मोटा मोटी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। GSLV जो है, ये इसको जो डेवलप इसरो ने किया, एक ऐसा रॉकेट है जो लगभग 2500 केजी वेट वाले सेटेलाइट को जो है ना, लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है इसको उस सेटेलाइट को स्थापित कर देती है। इसमें मेनली 3 ही चरण है फ्यूल का। इसमें सबसे पहले में तो आपका सॉलिड है, फिर लिक्विड है, और तीसरा जो यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें लगता है आपको क्रायोजेनिक इंजन। ये पहले हमने किसी दूसरे देश अमेरिका से लेने का कोशिश किया था, बस उसने देने से मना कर दिया, तब इसरो ने खुद इसको डेवलप किया क्रायोजेनिक इंजन। और आज GSLV आप जो सुनते होंगे Mark 3, ठीक ना, तो वो सब इसी का जो है ना
हिस्सा है। जो गगनयान जो जो जाएगा वो GSLV जो है आपका मार्क 3 के ही जरिए पहुंचाया जाएगा। तो ये आपका GSLV भी एक अभी लॉन्चर, एक अच्छा लॉन्चर बनने के कगार पे है। बाकी अभी मैक्सिमम हमने PSLV के जरिए ही जो भी सैटेलाइट या जो भी रिमोट सेंसिंग छोड़ा है तो हमने PSLV का ही यूज किया। 103 सैटेलाइट को एक साथ छोड़ा गया था, आपको याद होगा, उसमें PSLV का हमने यूज किया था। चलिए, अभी लेटेस्ट एक डेवलपमेंट हुआ है, उसको हम लोग बोल रहे हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। मतलब कि किसी सैटेलाइट को वो जो है ना वहाँ अपने ऑर्बिट में स्थापित कर देगा, फिर वो यहाँ पृथ्वी पे आ जाएगा, फिर से हम इसका आगे यूज करेंगे। इसको हम बोलते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अभी ये टेस्टिंग के फेज में है, जब इसका पूरा डेवलप हो इसको आप उसमें एड ऑन कर लीजिएगा। तो ये आपने लॉन्चर के बारे में जान लिया। 4 तरह का लॉन्चर अभी इसरो मतलब मेनली अभी PSLV GSLV पर इससे हम लोग क्या कहते हैं सैटेलाइट को छोड़ रहे हैं। अभी इस पर काम चल रहा है। ये हो गया। अब इसमें एक जो क्वेश्चन पूछने का चांस बन सकता है वो इस पे IRNS, इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन, ये है इंडियन रीजनल नेशनल सिस्टम फॉर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये IRNS है। ये एक तरह से में GPS प्रणाली है खुद का। पहले हम लोग जब ये डेवलप नहीं किए थे, हम लोग अमेरिकी GPS पे जो है ना प्रणाली पे डिपेंड होते थे। लेकिन जब कभी डिफेंस या कभी वॉर के स्थिति में हम लोग आते तो अमेरिका वो चीज़ हमको देने से मना कर देता था। इसलिए हमारे देश की सरकार ने ये सोचा क्यों नहीं हम खुद का अपना एक इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मतलब भारतीय क्षेत्रीय नौ संचार उपग्रह प्रणाली शुरू करें। और ये जुलाई 2013 में इसको शुरू किया गया था। इसमें ना 7-8 सैटेलाइट को जो है ना हमने क्या कहते हैं ऑर्बिट में भेजा है, ताकि वहाँ से हमारे जो भी देश का बाउंड्री या सीमा है उसका ये देख रेख कर सके। तो मेनली इसका नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाविक दिया है। क्या नाम दिया है? नाविक। तो इसका क्वेश्चन UPSC में पूछा था, इसका क्या एप्लीकेशन क्या है। जब भी कभी इस IRNS का जो हमारे देश का खुद का जो GPS सिस्टम प्रणाली है, इसका अगर उपयोग या एप्लीकेशन पूछेगा, इसको भी आप कई 3-4 डायमेंशन या ब्रेक करके बता सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसका यूज आप एयर में क्या करेंगे, एक तो फ्लाइट मूवमेंट में यूज इसका हो सकता है, फ्लाइट के लैंडिंग में, क्योंकि ये GPS प्रणाली तो यूज तो पता। जैसे कभी अगर आप गूगल मैप यूज करते हैं कहीं जाते हैं तो उसी तरह का ये है। फिर अब लैंड या स्थल में ट्रैफिक मॉनिटरिंग में, भीड़ भाड़ इलाके में ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैसे किया जाए। PDS सिस्टम में अगर मान लीजिए कि PDS प्रणाली के तहत सरकार ने कहा कि नहीं यही गेहूं लाभार्थी को मिलना चाहिए, तो हम उसमें GPS फिट कर देंगे कि रियल में वही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो बीच में कहीं ना लोग तो भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं। PDS सिस्टम इसका एक बेहतर यूज है। फिर रेलवे के एक्सीडेंट में या रोड एक्सीडेंट में भी इस सिस्टम का यूज हो सकता है। जल या तटीय सुरक्षा, आपको पता है कि हमारे देश में कई आतंकवादी या कुछ ऐसे गुट भारत में इन कर जाते हैं जो कि हमारे देश के माहौल को ख़राब करते थे। हम इससे सुरक्षा कर सकते हैं। ट्रेड को भी, जो समुद्री व्यापार होता है उसको भी यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते। बंगाल की खाड़ी है या जो आपका अरब सागर में जो समुद्री डकैत हैं उस पर भी हम इसमें कंट्रोल पा सकते हैं। फिर पर्यटन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। खाद्य सेफ्टी सिक्योरिटी के नक्सल जैसे कि जंगल में जाना अगर मुश्किल है तो वहाँ इस सिस्टम का हम यूज़ कर सकते हैं। आतंकवाद को ख़त्म करने में, सर्जिकल स्ट्राइक में भी इस प्रणाली का हमने बेहतर यूज किया था। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट तो हम लोग कर ही सकते हैं। ये सब कुछ देखिए, जितना भी साइंस टेक का जो एप्लीकेशन है यही सब मोटा मोटी है। और इतना आप जान लेंगे, लिख देंगे तो आप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब एक बार फिर से जान लीजिए, अगर अचीवमेंट या उपलब्धि अगर इसरो का अगर क्वेश्चन मोटा मोटी आ जाए तो आप तो एक सैटेलाइट के बारे में लिखेंगे, एक तो वही इनसेट प्रणाली लिखेंगे, अभी लेटेस्ट में वो GSAT पे है। फिर आपका IRS जो रिमोट सेंसिंग का एग्जांपल, एक एग्जांपल सब में दे देंगे, इसका मेन जो लैंडमार्क जो सैटेलाइट है वो। बाकी लॉन्च व्हीकल में आप मेनली PSLV GSLV और अभी लेटेस्ट में इसका यूज, क्योंकि देखिए अगर एक साथ 103 उपग्रह अगर हम लोग छोड़ रहे हैं, ये भी तो एक बड़ा 104 कितना 104, ये भी तो एक बड़ा उपलब्धि है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। उसका जो रिसर्च जो बेस्ड जो प्रोजेक्ट या मिशन मेरा है, चंद्रयान 1 का जिक्र कीजिए। ठीक है, पहली बार हम 2008 में छोड़ा गया था। फिर चंद्रयान 2 तो खैर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, चंद्रयान 3 का भी जिक्र कीजिए, सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया।
फिर मंगलयान का जिक्र कीजिए, तो ये सब कहीं ना कहीं मेरा क्या है, अचीवमेंट है। अचीवमेंट में वही डेवलपमेंट के काम को भी दिखाइए। इसरो के पिछले 50 वर्षों में किए गए कार्यों का जो हमारे देश के सोशियो इकोनॉमिक पर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो भी कहीं ना, क्योंकि उसके उसके किए गए कामों से, इसरो के किए कामों से कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ रहा है ना, तो वो भी एक अचीवमेंट का हिस्सा है। आज अगर हमारे देश को लोग, पूरी दुनिया अगर जान रहा है तो इसरो के भी कई काम से जान रहा है, तो आप इसको अचीवमेंट में जरूर दिखाएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ जो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो देश की इकोनॉमी में क्या कर रहा है, विकास में योगदान दे रहा है। ऐसे करके आप ये ध्यान, 104 PSLV C-37 जो है ना लॉन्च व्हीकल से, इसको हमने छोड़ा था। अभी लेटेस्ट चूँकि चंद्रयान 3, हालांकि अब तो खैर ये अभी भी खैर करंट में रहेगा 1-1.5 साल तक, आप इसको शॉर्ट नोट के लिए तैयार रहिएगा, बीपीएससी पूछ सकता है साइंस टेक में, ठीक ना। तो चंद्रयान 3 जो है इसको यहाँ से जो इसरो कब गया था, डेट पीटी में पूछा था शायद एक बार, 14 जुलाई 2023 को वहाँ ऑर्बिट में कब पहुँचा, 5 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कब किया था, 23 अगस्त 2023 को ये सॉफ्ट लैंडिंग किया था। इसे आपने पता ही होगा उस समय जब इसको पढ़े होंगे। तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा, ऐसा घुमा के पूछ देगा कि जहाँ हमारे देश में अभी भी एक लार्ज जो पॉपुलेशन है, बड़ा आबादी समूह जो है वो गरीबी से ग्रसित है, मतलब पॉवर्टी में जी रहा है, इस स्थिति में क्या हमारे देश का जो रिसोर्स संसाधन का प्रयोग चंद्रयान 3, गगनयान जैसे प्रोजेक्ट पे करना सही है, या क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो जब भी कभी इस तरह का प्रश्न पूछे, मैं पहले भी बताया हूँ, आप जो है ना पॉजिटिव वे में ही लिखेंगे। आप ये बात लिखेंगे कि ये बात सही है कि अभी लेटेस्ट जो जो रिपोर्ट है उसमें देश में गरीबी है या बेरोजगारी है, वो बात है सही, लेकिन इसरो के इस तरह के कार्यों से कहीं ना कहीं हमको इस गरीबी को दूर करने में मदद तो करेगी। चाहे अगर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है तो पूरे दुनिया ने जान तो लिया कि नहीं भाई, इसरो जो काम करती है वो सटीकता से काम करती है, तो और सारे देश अपना सैटेलाइट हमारे इसरो के जरिए अपने ऑर्बिट में भेज सकते हैं अपने काम के लिए, उससे रेवेन्यू जनरेट करके हम उसमें गरीबी ख़त्म कर लेंगे। तो कोई भी रिसर्च काम या कोई भी मिशन इसरो जो भी करती है वो पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि एक साइंस टेक में विकास या डेवलपमेंट है, जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव हमारे देश के डेवलपमेंट में ही पड़ना है। तो आप ऐसे करके आंसर को लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। अभी जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछे, आपका ओपिनियन पूछने की कोशिश करते हैं, आप क्या सोचते हैं, तो ये आपको थोड़ा थिंकिंग अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। जब भी कभी कोई न्यूज़पेपर पढ़ें, जब भी कहीं कोई करंट पढ़ें, या जो भी चीज़ मैं देता हूँ, तो उसमें एक थिंकिंग अप्रोच अगर आंसर लिखेंगे तो अच्छा होगा। एक तरफा नहीं लिखना है, आप एक अधिकारी बनने जा, आपका अप्रोच कुछ अधिकारी की तरह होना चाहिए, किसी प्रॉब्लम को दूर करने की दिशा में होना चाहिए। चलिए, तो ये बता दीजिएगा। तो वही देखिए, इसका इम्पोर्टेंस चंद्रयान 3 हो या कोई भी अगर गगनयान अगर मिशन अभी अगर इसरो लॉन्च करेगी, उसका इम्पोर्टेंस देखिए। पहली बात तो चंद्रयान 3 जब आपका सफल हुआ तो एक लीडरशिप के रूप में हम उभर के सामने दुनिया के सामने आए। नहीं, इंडिया के इसरो में ये ताकत है, ठीक ना। और जो भी चंद्रयान 3 हमने सॉफ्ट लैंडिंग किया तो वहाँ के चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं। कई ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिस अंतरिक्ष पर हम लोग नहीं जानते हैं, वो गुत्थियां सुलझेगी, कहीं ना कहीं मानव जीवन को और आसान करेगी, ठीक ना। क्योंकि मानवता ही तो सब सर्वोपरि है, तो साइंस टेक का प्रयोग उसी लिए होना चाहिए। जब भी कभी साइंस टेक का आप ऐसे लिखेंगे तो इस तरह के बातों को भी ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। फिर पैटर्न, अगर चंद्रमा पे जाना हो, मंगल पे जाना, तो कहीं ना कहीं पैटर्न को के लिए इसमें हमको काफ़ी पैसा मिल सकता है, ये इसका इम्पोर्टेंस आप दिखा दीजिएगा, ठीक। आप चूँकि क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि फ्यूचर का क्या इसरो का आपका प्लान है, तो ये तो टारगेट पे डिपेंड करता है, इसरो कुछ नया भी सोच सकती है, तो आप उस पर थोड़ा सा करंट पे ध्यान रखिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो इसरो ने जो कुछ कहा है उसको पता चला है कि चंद्रयान 4 भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। एक लुपेक्स प्रोजेक्ट भी, जिसमें भारत और जापान शामिल है, उसको भी शुरू करने का प्लान है। लुपेक्स में मेनली चंद्रमा का जो पोलर रीजन है वहीं पे रिसर्च करने का प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका एक निसार प्रोजेक्ट है जिसमें कि नासा और इसरो मिलके करेगा, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद गगनयान, जिसमें हम पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फिर एक शुक्रयान है, शुक्र ग्रह पे भेजने का एक प्रयास है। तो ये
हाँ, स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष में भी स्टेशन हम स्थापित करेंगे, ऐसा 2025 तक सरकार का आया था एक बयान, जो मंत्री हैं इससे संबंधित। तो ये कुछ कुछ भविष्य के जो है ना इसके प्रोजेक्ट को याद रखिएगा, ये फैक्चुअल है, अगर याद है तो अच्छे से लिखे, आपको आंसर मतलब मार्क्स आपको मोटा मोटी मिल जाएगा। अभी एक नया क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि अभी जो भारत सरकार है वो प्राइवेट सेक्टर को भागीदारी बना रहा है किसमें, स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो निजी कंपनियों को बढ़ावा सरकार दे रही है, मतलब प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दे रही है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछा जा सकता है। जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी सरकार ने हाल ही में एक इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसको शॉर्ट में इन स्पेस कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र स्थापित किया है। एक और अभी भारतीय अंतरिक्ष संघ भी सरकार ने बनाया थी। ये जो चीज़ें जो हो रही है इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य ये है कि जो भी प्राइवेट स्टेक होल्डर हैं या जो भी स्पेस में रिसर्च या इसमें कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं देश की कंपनी, वो अपना इसमें उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना, इनका मेनली इसमें उद्देश्य है। क्योंकि इसरो ठीक है सरकारी कंपनी है, उसके पास फंड की कमी होती है। इसरो का देखिएगा पूरे देश में, बेंगलोर हो जाए, अहमदाबाद में कई जगह उसके संस्थान हैं, उनके पास रिसोर्स की, मानव बल की कमी है, और इसीलिए जो है ना प्राइवेट सेक्टर को इसमें स्पेस में लाया जा रहा है। जैसे अमेरिका समय कई सारी प्राइवेट कंपनी जो स्पेस में अच्छा काम कर रही है और रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इसलिए सरकार का पर्पस है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें घुसा के जो है ना स्पेस टेक्नोलॉजी को और बड़ा किया जाए, ग्लोबल मार्केट में जो हमारी शेयरिंग बहुत ही कम है उसको बढ़ाया जाए। तो ये इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि आखिर प्राइवेट सेक्टर को क्यों सरकार इसमें ला रही है, तो वही आप ऑब्जेक्टिव 3-4 बता दीजिएगा। देखिए, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप करंट भी पढ़ेंगे तो आप आराम से आंसर को लिख पाएंगे। तो वही अगर पूछेगा कि आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों सरकार कर रही है, तो वाई, तो सिंपल सा आप बताइएगा कि देखिए, आप जो भी अफ्रीकन कंट्री है या साउथ अमेरिका कंट्री है, इवन यहाँ तक अमेरिका भी, वो भी हमारे देश के इसरो से अपना सैटेलाइट लॉन्च करवा रही है। तो डिमांड काफ़ी अभी स्पेस का बढ़ गया, स्पेस टेक्नोलॉजी का है ना लगातार डिमांड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि चाहे वो इंटरनेट का बात हो या दूरसंचार की बात हो, सब जगह आपका भी सैटेलाइट बेस्ड काम कर रहा है। अभी एलन मस्क का जो कंपनी है वो, मान लीजिए गूगल जो है, ये सब क्या करती है, सैटेलाइट के जरिए लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे थे। इसमें आपका काफ़ी मतलब डिमांड काफ़ी इसका बढ़ गया है। उसके बाद जो है ना इसमें ये हो रहा है कि आपका हेल्प, कई मतलब स्पेस में अगर हम काम करते हैं तो कई और सेक्टर में हमको हेल्प मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ग्लोबल मार्केट जो वैश्विक बाजार है उसमें हमारी जो है ना हिस्सेदारी जो है ना काफ़ी हिस्सेदारी हमको बढ़ाना है। और प्राइवेट कंपनी के आने से कहीं ना कहीं सर्विस का विस्तार होगा। जैसे अगर बीएसएनएल का एग्जांपल लेंगे, अगर सिर्फ बीएसएनएल ही कंपनी होती तो क्या आज देश में 4G 5G यहाँ तक इवन 6G की हम लोग बात कर, क्या वो हो पाती, सिर्फ बीएसएनएल से नहीं हो पाती। तो आप वहाँ भी एक केस स्टडी यूज करके इसको आंसर को बेहतर कर सकते हैं। तो ठीक है, प्राइवेट कंपनी का ये हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लाभ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी है, चैलेंज। जैसे कि प्राइवेट कंपनी जब आ जाएगी एक टकराव होगा, क्योंकि इसरो और जो प्राइवेट कंपनी चाहेगी नहीं ये करेंगे, वो आज़ादी चाहेगा, लेकिन इसरो उस पर कंट्रोल करना चाहेगा, तो ये कहीं ना कहीं एक टकराव बन सकता है। फंक्शनल बैरियर, चूँकि ये टेक्नोलॉजी का मामला है तो कुछ काम करने की चीज़ों में दिक्कत हो सकती है। सेफ्टी, खास करके डेटा का सेफ्टी, प्राइवेट कंपनी आप विश्वास नहीं कर सकते हैं तो वो डेटा को लीक भी कर सकते थे। सेफ्टी या डेटा रिस्क आपके पास है। और रेगुलेशन का एक समस्या है, अगर मान लीजिए कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ बट वो सक्सेस नहीं हो पाया, पैसा बर्बाद हो गया, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ चुनौतियाँ हैं, तो ये इसमें दिखा दीजिएगा। तो आप एक, चूँकि अगर इसमें अंतिम में निष्कर्ष या कंक्लूजन यही लिखना है कि प्राइवेट कंपनी की भागीदारी एक अच्छा कदम है। हाँ, बस इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इसमें दिक्कत आ सकती है, उस पर लगातार काम होना चाहिए। एक ऐसा रेगुलेशन बॉडी बने जो कि निजी कंपनी को या जो इसरो के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कर सके, और इन सब का उद्देश्य कल्याण, वेलफेयर होना चाहिए। इस पर आप एक अंतिम लाइन जरूर लिखिएगा। अब अगर ओवरऑल क्वेश्चन अगर बीपीएससी से आपसे पूछेगा कि इसरो के
पिछले 50-60 वर्षों में जो भी काम किया है उसका क्या इम्पैक्ट प्रभाव है, या क्या इसरो ने कितना हमारे देश के सोशियो और इकोनॉमिक सेक्टर में कितना रोल प्ले किया है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे आप लॉन्ग आंसर में लिख सकते हैं, वो बताने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी लेटेस्ट अगर आप एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, पहला लिखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। अभी जो भी साइक्लोन आया, चाहे अरब सागर में आया, बंगाल की खाड़ी में आया, तो इसमें इसका इसरो का बड़ा रोल है। चाहे वो बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, सुनामी आ जाए, चक्रवात आ जाए, ये सब में जो है ना इसरो आपदा के समय में भी और आपदा के बाद में भी अपना रोल प्ले करता है और आर्थिक नुकसान से हमारे देश को बचाता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, उसमें भी इसका सरकार क्या कहते हैं, खास करके शहरों को किस तरह से बसाना है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किया जा रहा है, या मानचित्र या मैप बना के चीज़ें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। मौसम पूर्वानुमान, वेदरिंग जो फोरकास्टिंग जो होता है कि आज 4 दिन बाद बारिश होगी, इसमें तो एक बड़ा रोल है, क्योंकि अगर मौसम का अगर आपको पूर्वानुमान लग गया तो किसानों को काफ़ी राहत मिल जाता है। फिर यातायात ट्रैफिक कंट्रोल में आप इसका यूज़ दिखा सकते हैं एग्जाम्पल के साथ कि जो मेरा जो जीपीएस प्रणाली है तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, रिसोर्स कहाँ कहाँ हमारे देश में है, चाहे वो कोयला हो, लोहा हो, कुछ भी चीज़ हो ज़मीन के नीचे, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो दूर संवेदी उपग्रह है उसमें हमारा मदद करता है। कम्युनिकेशन, चाहे वो DD1 हो या जितनी भी न्यूज़ चैनल हो, इंटरनेट हो, संचार सुविधाएं में भी इसरो का बड़ा या जो सैटेलाइट का रोल है। इंटरनेट में दिखा सकते हैं। एजुकेशन में, चाहे खास करके ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो जाए, कोविड के 19 के समय जो टेलीविज़न के जरिए हमने एजुकेशन गाँव गाँव तक पहुँचा, उसमें बड़ा रोल है। टेली जो हेल्थ, जो ऑनलाइन जो हेल्थ सिस्टम है, उसमें इसका आप जो है ना यूज दिखा सकते हैं। ठीक ना। फिर एग्रीकल्चर में तो काफ़ी बड़ा यूज है, चाहे वो मौसम का पहले अनुमान लगाने की बात हो, कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, या आपका मौसम के अकॉर्डिंग ही एग्रीकल्चर करना हो, या कोई अगर फसल में कोई कीट या कोई रोग लग गया उसकी पहचान करने में, मैपिंग बनाने में, ग्राउंड वाटर कितना है या नहीं उसको पता करने में, एक बेहतर कृषि तकनीक या भी ऑनलाइन मार्केटिंग करने में, सब में आपका एग्रीकल्चर का साइंस टेक का यूज यहाँ दिखा सकते हैं। ई गवर्नेंस को बेहतर ढंग से लागू करने में, ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्या प्रॉब्लम्स है उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और पर्यटन में आप इसको जरूर दिखा दीजिएगा। तो ये कई अगर पूछेगा भूमिका तो ऐसे करके एग्जाम्पल के साथ कुछ सैटेलाइट के एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा, कुछ 1-2 केस स्टडी के साथ लिखेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा होगा। अब इन सब के बाद एक चीज़ ये रहा कि ठीक है, इसरो पिछले जब से बना है 1969 से जब से बना है, तो मोटा मोटी आपका जो है ना 50 साल से ज़्यादा ही इसको बना हुआ हो गया है। तो इसके सामने अभी भी कुछ चैलेंजेज है, कुछ चुनौतियां हैं। तो अगर क्वेश्चन कभी यूपीएससी पूछा था कि इसरो के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी है, मेन चैलेंजेज क्या है, तो यूपीएससी पूछ सकता है। आप इसमें देखिए क्या पहला इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, फंड या बजट की। जितना बजट इसको चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। मतलब जीडीपी का बहुत ही कम हिस्सा, मतलब कि समझिए कि 0.05 से लेके 10% के आसपास ही जो है ना हम इसका मतलब कि 0.05 से लेके 0.10% ही जीडीपी का हम इसमें कर रहे हैं, जबकि अमेरिका इससे कहीं ज़्यादा कर रहा है। एक फंड की काफ़ी कमी है। दूसरा बात कि एक जो टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी समस्या है। अमेरिका या रसिया या जापान इस एरिया में हमसे ज़्यादा आगे है, चाइना हमसे कहीं ना कहीं ज़्यादा आगे है। चाहे यान बनाने की बात हो जाए या सेटेलाइट को छोड़ने की बात हो जाए, तो ये टेक्नोलॉजी में हम कहीं ना कहीं अभी पीछे हैं और देशों के कंपेयर में, ये ध्यान रखिएगा। या जो इसमें हमको जो मानव बल चाहिए तो वो उस तरह के नहीं हैं, मतलब ट्रेनिंग लिए हो जैसे कि अमेरिका या रशिया है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी स्पेस में अपने अंतरिक्ष को मानव को भेज चुका है, हम लोग अभी उसमें पीछे हैं। उसके बाद जो है ना बाजार या मार्केट में भी हमारे शेयरिंग उतना अधिक नहीं जितना अमेरिका या अदर देशों का है। एक और जो अंतरिक्ष का जो प्रदूषण का समस्या है, जितना भी सैटेलाइट हम छोड़ते हैं चाहे जो भी, तो वहाँ कहीं ना कोई कचरा ही तो बन रहा है, उसको दूर करने का कोई ये भी एक बड़ा समस्या अपने पास है। और सबसे बड़ी बात है कंपटीशन इस मार्केट में काफ़ी बढ़ रहा है। चीन बढ़ा रहा है, आपका ईरान भी कुछ कुछ करते रहता है, अमेरिका तो कर ही रहा है, रशिया तो कर ही रहा है, जापान तो कर ही रहा है। तो इसमें प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ा समस्या निकल के सामने आता है। ठीक है, चुनौतियां हैं, लेकिन इससे तो
इसको कैसे दूर करें या कैसे इसको बेहतर हम कर सकते हैं, इसमें आप दिखा दीजिए कि जो भी समस्या है उसमें आगे का ये हो सकता है, हमको इन्वेस्टमेंट पे काम करना चाहिए, मतलब इसमें पैसा और लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमको आउटपुट ही देगा ना, ये इन्वेस्टमेंट है। ये हमको आज से 1970 में के आसपास जब इसरो बना तो किसने सोचा था कि इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो वही चीज़ है, इन्वेस्ट हमको बढ़ाना पड़ेगा, अंतरिक्ष में मानव को भेजने का प्रयास बेहतर करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के लेवल पर जो समस्या है मानव बल को और अच्छे ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी हो लेकिन उसका रेगुलेशन सही ढंग से होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करने की ज़रूरत है। ये सब आप बता दिए, आगे का अगर हम लोग करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएगा। तो अभी तक जो इस टॉपिक में इतना टॉपिक मैं बता दिया हूँ, अगर आगे कुछ और डेवलपमेंट होगा इसरो की तरफ से या कुछ और तो वो भी मैं बताऊँगा। अब आप लोग को जो भी PDF है उसको पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग दिया जाएगा उसको लिखेंगे, तब आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे इसमें नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक है, तो उसका भी मैं वीडियो बना कर आपको दे दूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।